तो साहब आज के दिन में तीन तरह की जनता है। और ये तीन तरह की जनता मेजरली हम फोकस कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम के डिस्कशन को लेके। तो पहली जनता है जो टोटली फोकस की हुई है अपना 2024 के यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन को लेके। दूसरी जनता है जो बैलेंस करना चाहती है अपने यूपीएससी के प्रिपरेशन को और यूपीपीसीएस के प्रिपरेशन को। ठीक है, ये मेजरली यूपी की जनता है जो हो सकता है कि एक दो साल, क्योंकि प्राइमरली कोई फोकस नहीं करता यूपीपीसीएस को। ठीक है, तो हो सकता है कि एक दो साल या 3 साल उनको फेलियर झेलना पड़ा हो, चाहे वो मेंस के स्टेज पे हो चाहे वो प्रीलिम्स के स्टेज पे हो। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि बैलेंस लेके चलना, क्योंकि उनको पता है कि अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो और तीसरी जनता है जो आर ओ एपीएस और यूपीपीसीएस के एग्जामिनेशन यानी अपर सबऑर्डिनेट के एग्जामिनेशन को तीनों को देने वाली है। तो मैं प्राइमरी डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो इस स्टेज की जनता जो है, ये जो कैटेगरी की जनता है उनके लिए नहीं है। मैं इन दोनों जनता को फोकस करके बात करूँगा कि कैसे, और उस पर भी फोकस ये रहेगा कि यूपीपीसीएस को कैसे ध्यान में रख के प्रिपरेशन करनी है अपनी। ठीक है, तो नमस्कार, आपका स्वागत है एपीएस सिविल्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट ईयर यानी अभी जो बीता दो है, कह सकते हैं 2023 का जो वैकेंसी चल रही है अभी, जिसका क्लियरेंस नहीं हुआ है अभी, मतलब मेंस का रिजल्ट नहीं आया है, उसमें थी 254 सीट्स। ठीक है, इतनी सीट्स थी। तो एक एक थोड़ा सा लमसम गणित बताता हूँ आपको। नॉर्मली आती हैं 380 के आसपास सीटें आ रही थी अभी तक, यानी इससे ज़्यादा ही रहती थी। तो ये क्या किया गया कि यहाँ से 130 या कह लीजिए 140 सीटें यहाँ से हटा ली गई। ठीक है, और इसको, इस वैकेंसी को छोटा कर दिया गया 2023 वाले को। ठीक है ना। अब क्या हुआ कि जो ये यहाँ पे जो घट के आया था, वो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, फिर से 280 के चांसेस हैं, 280 के 380 के चांसेस हैं, लेकिन यही वैकेंसी में यहाँ पे 130 प्लस 140 हो सकता है, या 300 140 ऐड हो जाएंगी सीट्स। यानी लमसम ये वैकेंसी आपकी जाने वाली है 550 से 650। ठीक है, ये वैकेंसी होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये गणित है ना। मतलब किसी को आज के दिन में जो बोल रहा है कि रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट की, अभी तक नहीं हुआ है ना। आई नो दो, मतलब मैं फर्स्ट हैंड जानता हूँ उस चीज़ को, तो मैं ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करूँगा क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो अभी नहीं हुई है, बात चल रही है। हो जाएगी तो बहुत बड़ी वैकेंसी आ सकती है, क्योंकि मेजर फोकस, मेजर काम वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर और स्टेट टैक्स ऑफिसर्स को मिला हुआ है। ठीक है, तो उनको ज़्यादा फोकस है, स्टाफ को कम करने की बातचीत की जाती है वहाँ पे, तो वो चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ को विराम देते हैं। अब बात करते हैं अपने इस वीडियो की। तो पहली बात हम करते हैं टाइमलाइन की, है ना। इस वीडियो पे हमारा फोकस रहेगा थोड़े से फैक्चुअल चीज़ों पे बात करने के लिए। ठीक है, कि हम नॉइज़ को कट करने वाले हैं और नेसेसरी चीज़ों पे बात नहीं करेंगे। तो लेकिन 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 ना, हम पहले कहानी की बात करेंगे। बिना कहानी के ना मज़ा आता नहीं है। तो कहानी है अर्जुन की, महाभारत की कहानी है। तो महाभारत में क्या था ना, जो अर्जुन का कैरेक्टर था, ठीक है, और जो अर्जुन थे, वो इंसान किसी को भी युद्ध में हरा सकता था। ठीक है, वो मेंटली और अपने स्किल से इतना स्ट्रांग था कि कोई भी उसके सामने खड़ा हो, वो इतना दक्ष था, वो इतना हाईली इक्विप्ड था अपने नॉलेज और अपने स्किल्स को लेकर, कि वो किसी को भी हरा सकता था। तो गेम कहाँ हुआ? गेम यहाँ हुआ कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को रथ पे बैठाया और युद्ध भूमि जो थी उसके बीच में ले गए, और उन्होंने कौरवों के साइड उनको, अर्जुन को दिखाया और कहा, ये सब तुम्हारे अपने हैं, ये सब तुम्हारे अपने हैं, और इन सबको तुमको हराना है, और इन सबको तुमको मारना पड़ेगा अगर तुमको ये महाभारत का युद्ध जीतना पड़ेगा। तो अगर युद्ध जीतना है तो प्रॉब्लम वहाँ हो गई, अर्जुन कंफ्यूज हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी में चला गया, है ना, और सिनारियोज ढेर सारे बनने लगे, इमोशंस ग्रिप करने लगे। ठीक, यही आपको नहीं करना है। ये प्रोसेस को, एग्ज़ाम के प्रोसेस को बहुत सिंपल रखना है। हमारा सारा गेम क्या होने वाला है, वन डे एट अ टाइम। ठीक, वन डे एट अ टाइम जाएंगे हम, बात करते हैं कैसे इस टाइमलाइन को फोकस करना है। लेकिन सिनेरियोज मत बताना। डोंट बी डैट गाय जो बैठ के ना 2 घंटे, अगर 10 घंटे पढ़ता है, वो प्लान किया हुआ है तो उसमें तो ढेर सारे, तो यही प्लान कर रहा है कि ये कर लूँगा तो वो बन जाऊँगा, तो इसको हटा दूँगा तो उसको कर दूँगा, तो ये मेरी लव लाइफ ऐसे हो जाएगी, तो मैं मैरिज ऐसे होने वाली है, तो मैं इसको ऐसे काउंटर कर दूँगा। डोंट डू इट, वो मत करो। ठीक है, अभी फोकस कर लो। 70 दिन कर लेंगे ना तो गेम अलग होने वाला है। अब 70 दिन का कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं।
तो गेम ये है दोस्त ना, कि अगर तुमको लिस्ट में आना है, अगर वो जो लिस्ट आने वाली है, जो सिलेक्शन होके जो फाइनल लिस्ट आई है, अगर उसमें आना है तो इसी 70 दिन में होने वाला है। 70 यानी अभी 20 अक्टूबर है और 31 दिसंबर तक की प्लानिंग चल रही है हमारी। उसमें से अगर तुमने कहने ना कलम तोड़ मेहनत कर दी, तो ये लिख के रख लो, ये लिख के रख लो कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा ही होगा। देखो पोस्ट मैंने अपने टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया था कि पोस्ट कौन सी मिलने वाली है और सर्विस कौन सी मिलने वाली है। वो खेल जो होता है ना, वो प्रीलिम्स के बाद स्टार्ट होता है, ठीक है। वो अप्रोच अलग होती है, ठीक है। लेकिन अभी की मेहनत पे ये श्योरिटी मिल जाएगी आपको कि आप सिलेक्शन आपका होगा, ठीक है, वो लिस्ट में आओगे, ठीक है। अब बात करते हैं इस टाइमलाइन की। तो गेम है ये 70 दिन का। अब ये थोड़ा सा हम टेंटेटिवनेस की बात कर लेते हैं, एग्ज़ाम कब हो सकता है। तो जितनी बात चल रही है, मेरे कोई सोर्स नहीं है भाई, ना मेरे कोई सूत्र हैं, तो मैं अननेसेसरी ना कोई पर्टिकुलर डेट नहीं बताऊंगा, इतना श्योर नहीं हो सकता मैं किसी चीज़ के लिए, क्योंकि अभी कैलेंडर आया नहीं है, ठीक है। तो ये मान के चलते हैं जिस तरह का माहौल बन रहा है, और थोड़े से लोग जो थोड़ा सा कह सकते हैं ना कि रिलायबल है ना, पास्ट में रिलायबल रहे हैं, उनका पास्ट रिकॉर्ड ठीक रहा है, कि उनकी बात मान के चलते हैं कि 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में वो एग्ज़ाम होगा। चांसेस आर देयर कि ये मार्च साइड में ज़्यादा रहने के ज़्यादा चांसेस हैं, और आपके फरवरी के स्टार्टिंग के वीक्स में आपका आर का प्रीलिम्स होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रीलिम्स होता है यूपीपीसीएस का, तो जुलाई अगस्त में आपका मेंस होगा, और चांसेस हैं कि लास्ट ईयर में पूरे साल के अंदर ही वो वैकेंसी को ख़त्म कर दिया जाए, और उसी साल लास्ट में आपका सिलेक्शन भी हो जाए, अगर आप सब कुछ अच्छे से करते हो, प्लान करके करते हो, ठीक है। तो इस 70 दिन पे हम प्लानिंग की बात करेंगे। ये डिस्कशन होने आ रहा है कि हम कैसे वन डे एट अ टाइम को लेने वाले हैं, राइट। तो गेम क्या है क्या नहीं है, हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो भाई बात हो रही है 70 दिन की, ठीक है। अब 70 दिन पे दोनों चीज़ों लेके चलना है, प्रीलिम्स को भी लेके चल रहा है, मेंस को भी लेके चल रहा है। लेकिन मेजर फोकस हमारा कहाँ रहेगा, मेंस पे, ठीक है। और प्रीलिम्स पे क्या करना है, जो लिस्टिंग वाला पार्ट है, अभी कंसेप्चुअल क्लैरिटी का समय, मतलब थोड़ा, अगर आप बिल्कुल ही प्रीलिम्स नहीं किए हुए हो, पहला साल है, तो आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए जाओ और आप बेसिक किताबों को भी पढ़ते चलो, ठीक है ना। बेसिक किताबों के लिए, ये फर्स्ट अटेम्प्टर्स के लिए है ना, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है। लेकिन आपने अगर बेसिक किताबें पढ़ रखी हैं, ठीक है, और उनको मल्टीपल टाइम पढ़ चुके हो अब तो, है ना, और ये मेंस नहीं लिख रहे, तो वो भी समय तुम्हारा वही था कि उन किताबों को अपना सॉलिडिफाई करने के लिए, ठीक है। तो आप वो अपनी बेसिक किताबें पढ़ो। लेकिन अगर आपने थोड़े सीनियर हो चुके हो, है ना, 1-2 प्रीलिम्स दे चुके हो, तो आप लिस्टिंग पे जाओ, ठीक है, और करंट अफेयर पे जाओ, ठीक है। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके पास 8 घंटे हैं, आप 8 घंटे दे ही दे रहे हो, ठीक है। तो फिर ये चीज़ के, है ना। तो अब हम मेंस की बात करते हैं, मेंस में क्या है, मेंस की प्लानिंग क्या होनी चाहिए। अब उससे जाने से पहले ना, देखो एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर मेंस की बात कर रहा हूँ, तो जैसा कि मतलब सभी लोग बोलेंगे, ठीक है, कि यार जो न्यूली एडेड पेपर है ना, उनको फोकस करो। तो न्यूली एडेड फोकस के मतलब जो पेपर है, यानी पेपर 5 की बात कर रहे हैं, पेपर 6 की बात कर रहे हैं, जो यूपी स्पेशल का पेपर है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करना ज़रूरी है कि इस साल क्या हुआ, ठीक है। इस साल क्या हुआ एग्ज़ाम में, तो एक साल एग्ज़ाम में ढेर सारे लोग एक ढर्रे पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो स्प्रेड थे पिछले 5 सालों में, 2018 से 2022 के बीच में, 18 से 22 के बीच में जो भी क्वेश्चन स्प्रेड होके आए थे, उनको फोकस किया गया, उसके प्रिज्म से देखा जा रहा था। क्योंकि यूपीएससी में तो क्वेश्चन थे नहीं, यूपी स्पेशल के, तो ये पहला साल था, और 20-20 क्वेश्चंस आने वाले थे। तो हमारे पास कोई स्टैंडर्ड, कहते हैं ना कि एक माइलस्टोन नहीं था पीछे जाके देखने के लिए कि क्या पेपर हो सकता है। तो लोगों को कंफर्म नहीं था, तो जो भी क्वेश्चन नए बने ना, लोग स्टक हो गए, लोग डर गए, लोग एंजाइटी में चले गए, क्योंकि कुछ और रट के आए, कुछ और आप वहाँ पे आप पूछा दिया जाए, तो वहाँ पे आपको प्रोड्यूस कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये गेम है मेरे हिसाब से, इस साल भी वैसे ही रहने वाला है, क्योंकि यू नेवर नो कि कौन से नए टॉपिक्स चूज कर दिए जाएं। हाँ, वो 10-12 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो एक ढर्रे पे चलने वाले क्वेश्चन, लेकिन हो सकता है कि 8 की जगह 6 की जगह 8 क्वेश्चन ऐसे, मतलब होता है ना कि जिनके बारे में आपने सोचा ना हो, और आउट ऑफ ब्लूज कोई क्वेश्चन चले आए, या फिर हो सकता है 4 ही क्वेश्चन रहें, लेकिन क्वेश्चन वैसे आपको मिलेंगे जहाँ पे आप स्टक होने वाले हो। इसलिए उसके लिए अभी से ही प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जो जो मतलब क्वेश्चंस आने वाले हैं, मतलब जिनको आप आराम से कर लोगे, उनके लिए प्रिपरेशन तो करना ज़रूरी है ही है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इस साल की बात। तो
प्लानिंग कहाँ पे होनी चाहिए। अब बात आती है कि जो अटेम्प्ट इस साल जो आगे सामने एक साल का पहला साल का पेपर आ चुका है, पेपर 5 और पेपर 6 का, उसको देख के प्लानिंग कहाँ पे होनी चाहिए। तो प्लानिंग ये होनी चाहिए कि जितने भी स्टैंडर्ड कंटेंट आपको दिख रहे हैं, मेरे हिसाब से देखो, मैं मतलब अपने वीडियोस में अगर मैं किसी का नाम ले रहा हूँ तो बहुत ऑथेंटिक है वो, ठीक है, सोर्स। पहली बात तो ये कि मैं ध्ये आईएएस का मटेरियल देखा है, और ध्ये आईएएस का मटेरियल जो था यूपी स्पेशल वाला मुझे ठीक लगा, ठीक है, उस पर फोकस कर सकते हो आप, ठीक है। और हेयर एंड देयर जो टॉपिक मिसिंग है ना, उनको थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि बहुत ढेर सारे लोग बोल रहे थे कि टेस्ट वर्ल्ड का मटेरियल बहुत अच्छा था, तो उनके उनके पेपर से आ गया, तो उनके वहाँ से आ गया। उसको एज अ सेकंड मटेरियल रख लो। और ध्ये आईएएस वाला जो मटेरियल है, मैं बिल पर्सनली पीडब्ल्यू का मटेरियल रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वो वाहियात मटेरियल है, सीरियसली बता रहा हूँ, वाहियात मटेरियल है वो, ठीक है। मतलब इसका मैं पूरा का पूरा श्रेय लेने को तैयार हूँ, अगर कोई कुछ बोलता है, गाली देता है, ट्रोल करता है तो भी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ध्येय आईएएस की। अच्छा, दूसरी बात क्या है, उसमें क्या मिलने वाला है आपको, और क्या फोकस भी हमारा है। पहले बात हम देख लेते हैं फोकस क्या है हमारा। तो फोकस हमारा है कीवर्ड्स, ठीक है, एग्जाम्पल्स, भर भर के एग्जाम्पल्स, भर भर के कीवर्ड्स, 8-8 10-10 कीवर्ड्स, ठीक है। फिर उस अगर पर्टिकुलर कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसका कोई इंटरलिंकेज है क्या, कि अगर हम इंटरलिंकेज पे जब काम करते हैं ना, तो हम पॉइंट्स को लेके स्टक नहीं होते हैं, ठीक है। एटलीस्ट 4-5 पॉइंट तो ऐसे ही निकाल देते हैं, अगर हमको ये पता है कि क्या इंटरलिंकेजेस है तो। लेकिन सबका नहीं हो सकता है, तो आपको ये देखना पड़ेगा इफ़ एनी इंटरलिंकेज है क्या, ठीक है। दूसरी बात आती है कि रिलेवेंट डायग्राम्स और मैप्स क्या है। तो इनको हमेशा जब नोट्स बनाओ ना, वहीं बना लो। ये मत कहो ना, दिन मत रखो, ये मत करो कि जब थोड़ा दिन बाद पढ़ूंगा तो इसको ये कर लूँगा। ये मतलब कहने का मतलब ये है ना कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो डे 1 से प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं आएगा तो कर लूँगा, नहीं। अगर तुम बहुत अच्छे हो तब भी तुम, क्या होता है ना कि 50 से 40% चीज़ों को प्रोड्यूस कर पाओगे वहाँ तुमको याद आएगा और तुम उसको प्रोड्यूस कर पाओगे। लेकिन तुम्हारे नोट से डे 1 से है और तुमने काम किया है, उसको अपना बना लिया डायग्राम को, तो चांसेस आर देयर कि तुम एग्जाम में उसको प्रोड्यूस कर पाओगे, ठीक है। अब ध्येय वाले मटेरियल की बात करते हैं, थोड़ा सा बात करेंगे, मतलब हेल्प मिल जाएगी ढेर सारे लोगों को, कि कई लोग तो स्टक होंगे ना, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें यूपी के लिए। तो वो ना उस चीज़ में मुझे बड़ी अच्छी लगी कि वो आपकी वोकैबुलरी डेवलप करता है टॉपिक स्पेसिफिक, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बस इतना ही ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स क्या होते हैं ना, टाइम के साथ बदलते चले जाएंगे, लेकिन जो टॉपिक स्पेसिफिक वोकैबुलरी होती है, टॉपिक स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं, वो टाइमलेस चीज़ें हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि आप करंट अफेयर जो पढ़ना चाहिए आपको, कई लोग पूछते हैं करंट अफेयर कैसे पढ़ें मेंस के लिए, उसके भी डिस्कस करूंगा। लेकिन वहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो जो बेस कंटेंट है ना, वो हमेशा सेम होने वाला है, एग्जाम्पल्स चेंज होते रहेंगे। हो सकता है कि कोई कोई साल कोई कंटेंट आ गया, कोई साल कोई कंटेंट आ गया, एग्जाम्पल आ गया। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि यूपी पीसीएस में करंट अफेयर के ओरिएंटेशन से, कि प्रिज्म से बेस कंटेंट नहीं पूछा जाता है, सॉरी, बेस कंटेंट नहीं पूछा जाता है, ठीक है। ये यूपीएससी का थोड़ा सा जॉनर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है ना कि मतलब आपको बेस कंटेंट पूछा जाएगा, वहाँ पे आप जितना भी हो सके ना करंट अफेयर भर भर के एग्जाम्पल दे दो, तो वहाँ से नंबर फैच करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा प्राइमरी फोकस है अगले 70 डेज़ में। मैं कोई अपने साइड से ये नहीं बोलूँगा कि तुम इतने घंटे पढ़ो, तुम्हारा है ना, 8 घंटे की जगह 10 घंटे दे दो, उससे बढ़िया है 6 घंटे में अगर तुम प्रोडक्टिविटी ले आ रहे हो, तुम्हारा बहुत कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा है, वो भी बहुत अच्छा है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये अभी ये चीज़ की प्लानिंग है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं बात की, भाई अगर आपको टाइम परमिट कर रहा है, आपके पास टाइम है ना, इन 70 दिनों में अगर आप यूपी स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, जो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका मेंस ख़राब गया होगा, ये वाला मेंस लिखे थे, बिकॉज मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, मैं अपने ग्रुप के लोगों से बात किया हूँ, कॉल पे बात हुई है, और वो ढेर सारे लोग थे जो प्रिपेयर नहीं थे, है ना। प्रीलिम्स क्लियर हुआ लेकिन वो स्टक थे कहीं पे, है ना। तो वो क्या करें कि मैं आगे के वीडियोस में पेपर 1, 2, 3, 4 के हाई प्रोफाइल टॉपिक्स देने वाला हूँ, फिर से रिफाइन करके
मोटा मोटी नहीं दूंगा। मोटा मोटी का क्या मतलब होता है ना यार, कि मैं बोल दूं कि ये तुम सोसाइटी और ज्योग्राफी पढ़ लो, वहाँ से तुम्हें 100-110 नंबर के क्वेश्चन आएंगे मेंस में। ठीक इसी तरह से IR प्लस गवर्नेंस हो गया, इसमें भी तुम्हारे 100 से 110 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। फिर यहाँ पे आके आ गया पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी एग्रीकल्चर हो गया। ठीक है, इससे भी बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। फूड प्रोसेसिंग मतलब इंडस्ट्रीज़ ले लो, एग्रीकल्चर ले लो, एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्रीज़ प्लस इंटरनल सिक्योरिटी, यहाँ से भी आपको 100 से 110 नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर इसी तरह से आपका यूनिट 1 जो आपका एथिक्स में है, और प्लस आपका एटीट्यूड वाला चैप्टर, वहाँ से आपको ढेर सारे मिल जाएंगे। और इमोशनल इंटेलिजेंस प्लस प्रॉपर्टी, मतलब थोड़ा थोड़ा सा वहाँ से, तो 100 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से मिल गए आपको। तो ये आपके हाई फोकस एरियाज़ हैं। लेकिन मैं क्या करूँगा कि लिस्टिंग दे दूंगा, उसको स्पेसिफिक टॉपिक लिस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो आपको फोकस करना आसान हो जाएगा अपने मेंस के लिए, है ना, अभी के लिए। ठीक है, अगर आप करना चाहो तो। ठीक, दूसरी बात आती है कि अगर अगर आपका फोकस यूपीएससी पे भी है तो ये सब भूल जाओ। ठीक है, ये सब भूल जाओ, है ना, क्योंकि तुम्हारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, वहाँ पे सिलेक्शन कैसे आता है दोस्त ना, कि इस 3 महीने में भर भर के आंसर राइटिंग का मतलब ये होता है कि जितना भी डर है ना आंसर राइटिंग का, ख़त्म करो, लिख के ख़त्म करो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जनवरी 2nd वीक से पहले आपका ख़त्म हो जाना चाहिए। और ख़त्म होने से मतलब ये है कि आपका नोट्स बना होना चाहिए, चाहे वो कोई भी ऑप्शनल हो। लेकिन अगर मैथ्स भी कर रहे हो तो वो 8 महीने पहले से स्टार्ट होना चाहिए आपका, कि वो मतलब 6-7-8 महीने लगते हैं उसमें, जोग्राफी भी लगते हैं भैया, 5-6 महीने लगते हैं। अगर छोटे ऑप्शनल की बात करो तो एंथ्रोपोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, उसमें भी 2.5 से 3.5 महीने लगेंगे। और इसके साथ ही अपना यूपी स्पेशल कंप्लीट करो। ठीक है, तो यूपी स्पेशल इसके साथ ही कंप्लीट करना पड़ेगा। आपको कलम तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, बहाना नहीं बना सकते हो, मुंह नहीं चुरा सकते हो। इसीलिए कह रहा हूँ, 1 डे एट टाइम के मोटिव पे आगे बढ़ो। ठीक, हाँ, अगर ये नहीं कर रहे हो तो, अगर तुम्हारा यूपीएससी पे नहीं है, या फिर तुम चाहते हो कि इस साल यूपी पीसीएस में, जो कि बहुत ही थोड़ा सा ना कहते हैं कि रिलेटिवली इजी है, और अगर फोकस एरिया पर टारगेट किया जाए तो रिलेटिवली और ज़्यादा इजी हो जाता है यूपीएससी से। तो अगर आप ये चाहते हो कि इस साल एक जॉब ले लिया जाए यूपीएससी के, यूपी पीसीएस के, क्योंकि सीटें बढ़ने वाली हैं, तो आप क्या दूसरी बात क्या करो, थोड़ा सा प्रीलिम्स को फोकस लेके चलो। ठीक है, क्योंकि आप समझते हो ना कि ढेर सबसे ज़्यादा लोग जो बाहर होते हैं ना वो प्रीलिम्स है। तो सारी जनता जो फियर और मार्केट में जो फियर और ग्रीड का कॉन्सेप्ट होता है ना, वो इस अगर एग्ज़ाम से लेके है, वो है आपका प्रीलिम्स। ठीक है, तो प्रीलिम्स में ट्रेडिशनली लोग क्या कहते हैं ना कि उन सब्जेक्ट्स को फोकस मत करो जिनको बहुत ज़्यादा रट्टा मारना है, क्योंकि वो तुम भूल जाओगे, है ना। मेरा मानना क्या है ना, कि रट्टा से ज़्यादा आपको फैमिलियरिटी की ज़रूरत होती है। ठीक है, फैमिलियरिटी ये कि हो सकता है कि आप एग्ज़ाम के पास 4 बार आपकी क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है ना, तो 4 बार उसको एक देखोगे, सेम चीज़ को 4 बार रिवाइज़ करोगे। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि उसको बहुत पहले से देखना स्टार्ट कर दो। अगर मैं मतलब स्प्लिट की बात करूं, सब्जेक्ट स्प्लिट करने की बात करूं, तो मुझे पिछले कुछ दिनों में 2-3 लोगों से मेरी बात हुई है जिनका प्रीलिम्स नहीं निकला है। उनके नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट कम थे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किया जाता है, ठीक है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किया जाता है वो कम थे उनका। लेकिन स्कोर क्या था ना, 75 से 85 के बीच में रह रहा था। अब उनका ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स था, ट्रेडिशनल से मतलब ये था कि पॉलिटी था, हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था, और करंट अफेयर पे हेयर एंड देयर फोकस करते थे, और मैनी अ टाइम्स वो रिवाइज़ नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो अभी फोकस एरिया क्या होना चाहिए, करंट अफेयर तो देखते रहो, उसका तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, 1 घंटा रोज़ रख लो, है ना। कैसे देखते हो, तुम्हारे पास ईयर पेपर, मतलब पास ईयर पेपर्स के थोड़ा सा एनालाइज करो कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। कोशिश करना कि एक लेयर थोड़ा सा नीचे जाने के लिए, मतलब थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने के लिए फैक्चुअल रखना, प्लस 1-2 चीज़ें अंडरस्टैंडिंग वाली रखना, है ना। और क्योंकि थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ेगा यार दोस्त, है ना, तो कंपटीशन बढ़ेगा, क्या नंबर्स में फ्लक्चुएशंस आती हैं, लेवल क्वेश्चन के लेवल में कैसा फ्लक्चुएशन आता है, वो कंप्लेन नहीं कर सकते ना एग्ज़ाम के बाद, तो वो चीज़ ना ही करना। ठीक है, लेकिन मेरा क्या फोकस एरिया है ना, जो मैंने खुद, अरे अब तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ मैं, लास्ट ईयर मैंने इंटरव्यू दिया। ठीक है, जो कट ऑफ था ना आपका, जितना कट ऑफ था उतने ही मेरे प्रीलिम्स में मार्क्स थे। ठीक है, उस पर मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया है, तो इट वाज जस्ट ना डॉट क्लियर था मेरा। तो मैं भी वही फोकस एरियाज पे जो था मेरा, कि बेसिक एरियाज से बेसिक सब्जेक्ट को लगता था यही पढ़ के जाऊँगा, प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस बार मैंने क्या किया, अप्रोच चेंज किया था। मैंने क्या कहा
कि यार जो अदरवाइज सब्जेक्ट्स हैं ना, जो स्प्रेड हो रखे हैं, जिनको हम फोकस नहीं करते हैं, हम एक दो बार पढ़ के सोचते हैं हाँ दे आएंगे एग्जामिनेशन, जैसा कि साइंस हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, एंशियंट हिस्ट्री हो गया और सेंसस हो गया, इनको मैंने बहुत अच्छे से फोकस किया। तो मैं तुम्हें क्या कहूँगा कि अगले 70 दिन जो है ना, उस प्रोसेस में, इस प्रोसेस में मतलब इन दिनों में इन सब्जेक्ट से फैमिलियरिटी बनाना स्टार्ट करो। और मोटे मोटे किताबों की जगह हो सकता है हैंडी नोट्स हो, जैसे मैं खुद हैंडी नोट्स बनाए हुए हैं, हो सकता है तो मैं शेयर करूँगा, और उसको थोड़ा प्रोसेस करने में समय लगेगा कि उसको इस तरह से रखी जाए कि जितना हो सके ईजिली रट्टा मारा जा सके और मल्टीपल रीडिंग किया जा सके, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें मैंने बता रखी हैं वो यही कॉन्सेप्ट पे है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब आ गया यहाँ पे, हम लोग बात कर चुके हैं कि हमें इन 70 दिनों में क्या क्या कर सकते हैं, हमारी प्लेट पे क्या क्या ऑप्शन है, हमें चूज़ क्या करना है। ठीक है, लास्ट में एक चीज़ बोलना है मुझे। देखो, सबके पीछे भागोगे, मतलब यहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है, ये एग्ज़ाम भी अटेंड करना है, वो एग्ज़ाम भी अटेंड करना है, हो सकता है कंफ्यूज करके सब बर्बाद कर दो। अगला जो साल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो किन्हीं एक दो से चीज़ों पे, एक से दो चीज़ों पे फोकस करो और क्लैरिटी रखो अपने माइंड में, है ना। डिस्ट्रैक्शंस मत पालो, डरो मत। अपने दिमाग से पहली बात ये डर निकाल दो, कि तुम अगले साल फेल होने वाले हो। ठीक है, और वन डे एट ए टाइम अपने आप से बोलते रहो, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है ना। लेकिन बी प्रैक्टिकल इन योर अप्रोच, है ना। मेहनत करनी पड़ेगी, अगले 70 दिन बहुत जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी और तुम्हारा सिलेक्शन होगा। ठीक है, क्लियरिटी से होगा, आराम से होगा। ठीक है, लेकिन आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, मेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। याद रखना कि अगर तुमको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तुमको अपने प्रीलिम्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है, तो ये जो 70 दिन है ना, और इस 70 डेज़ में, इन 70 डेज़ में जिस तरह से अपने तुम मेंस के लिए प्रिपेयर करने वाले हो, वो तो ज्ञान चक्षु जो कहते हैं ना, वो इतना बेहतरीन खुलता है और इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आता है कि ये इतना पढ़ के, इतना कवर करके, इतना नोट्स बना के मैं फेल नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ से फेल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये गेम है। तो यही था, प्लानिंग यही थी। बाकी जो चीज़ें मैं थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं मसाले की तरह छिड़क दिया हूँ, है ना, उस पर मैं डिटेल में बात करूँगा, है ना। हर एक वीडियो जो फॉलोअप वीडियो आएगा, कोशिश करूँगा समय ना बर्बाद हो, अननेसेसरी वीडियो ना बनाऊँ, है ना, क्योंकि आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। और हो सके तो 1.5 पे देख लेना, है ना। तो मतलब अब तो ख़त्म हो गया तो बोलने से क्या फ़ायदा, लेकिन आगे की वीडियो कोशिश करूँगा कि ऐसे बनाओ कि 1.5 पे देखो, आपका समय वेस्ट ना हो। और क्योंकि आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज्ञान वाचना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि शायद ये चीज़ें आपको हेल्प कर जाएँ, ठीक है, आगे जाके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे।